हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम बात करते हैं फाइनली शतरप्स के बारे में या फिर सत्रपी के बारे में या फिर सतरप के बारे में। अब जो बैक्ट्रियंस जो थे, इंडो ग्रीक्स थे, राइट। मतलब जब इंडिया आए वो बैक्ट्रियंस, तो वो इंडो ग्रीक बने। उनकी ब्रांच क्या बनी? शाकास थे ना वो आगे चलकर। मतलब शाकास नहीं थे, मतलब काइंड ऑफ आप ऐसा मान लो कि जो इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस, स्काइथियंस और पार्थियंस, जब ये इंडिया में आते हैं, आप एक बार के लिए शाखा को भूल जाओ, जब ये इंडिया में आते हैं तो ये किसी ना किसी के गवर्नर होते हैं, किसी ना किसी के सबऑर्डिनेट रूलर्स होते हैं, राइट, है ना। अब जो मैं बैक्ट्रियंस की आपसे बात कह रहा हूं, उनको शाकास ब्रांच में मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि बैक्ट्रियन तो एक पूरे का पूरा एम्पायर होने के अलावा एक रीजन था, तो स्काइथियंस भी वहां से आए हैं, ठीक है। लेकिन तालमेल जो ज़्यादा बना वो बना स्काइथियंस और पार्थियंस के बीच में। नोमैडिक ट्राइब ही थे स्काइथियंस, शाकास। पार्थियंस ऐसे ट्राइब जो कि ईरान से अपना लिंक रखते हैं, है ना। तो हम इनको एक कॉमन नाम भी देते हैं, स्काइथो पार्थियंस। और हमने एक डेडिकेटेड वे में टॉपिक भी पढ़ा था, ये वाला स्काइथो पार्थियंस या फिर शाक पालवास। तो इनके बारे में अब आप एक बात याद रखना, जैसा कि अभी तक हम बैक्ट्रियंस को देख रहे थे, बैक्ट्रियंस को हम क्या बोल रहे थे? दे आर इंडो ग्रीक्स, जो इंडिया में जिनका आगमन होता है, राइट। हम लोग स्काइथियंस को क्या बोल रहे थे? शाकास। पार्थियंस को क्या बोलोगे आप? पहलवास। लेकिन इनका इंडिपेंडेंट रूल बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम इलाके में था। ये हमेशा जॉइंट रूल अपना एस्टैब्लिश करते थे, किसके साथ? स्काइथियंस के साथ। और ये क्या बना? स्काइथो पार्थियंस। ये वाली कहानी तो आपको पता है। हम लेकिन एक बात की तरफ डिस्कशन करते हैं, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी इस डिबेट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ये शाकास वाली डिबेट, है ना। जो शाकास थे उनकी आगे चलकर दो ब्रांचेस बनेंगी, शाक शत्रप्स की। प्रॉपर शाकास नहीं, शत्रप्स की दो ब्रांचेस बनेंगी। तो जो स्काइथो पार्थियंस थे, दे रूल थ्रू देयर शत्रप्स। शत्रप्स का मतलब होता है वाइसरॉयस, और महाशत्रप सबऑर्डिनेट रूलर्स। तो इन द अर्ली सेंचुरी सी, जब एडी शुरू हो गया, एनो डोमिनी शुरू हो गया, तो देयर वर टू इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ शत्रप रूलर्स। एक शत्रतास और दूसरा कर्दमकास, who continue to have a hold over parts of Western India during and after the Kanishk period. अब कनिष्क पीरियड में इसलिए बोल रहा हूँ, जो पूरा का पूरा जो कुषाण एम्पायर था उसमें सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन वो किसने करी? वो कनिष्क ने करी। आपने देखा ना कितना ज़्यादा इसका ब्रॉड एस्पेक्ट के जो इसका रूल था, हमने उसके कितने ब्रॉड एस्पेक्ट्स और ब्रॉड पैरामीटर्स देखे, ठीक है। तो आप चाहे कुषाण पीरियड समझ लो या फिर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि कनिष्क के टाइम पर ये विद इन द कुषाण एम्पायर ज़्यादा कंसोलिडेशन एक्सपेंशन हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ये एग्जिस्ट यहाँ पर कर रहे थे। तो एक ब्रांच हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले शाक शत्रप्स की, जो कि हैं शत्रत्स या शत्रतास। दे वर द प्रोमिनेंट रूलर्स हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन? नंबर 1 भूमक, अराउंड 78 CE। ही ओरिजिनली ओड एलिजेंस टू कनिष्क, यानी कि इसके रिश्ते और कनिष्क के रिश्ते कैसे थे? बढ़िया रिश्ते थे। कनिष्क जो था, अगर आप यहां पर देखो, कुषाण एम्पायर से बिलोंग करता था, और कुषाण्स ने ये सारे के सारे पार्थियंस, स्काइथियंस को उजाड़ फेंका था, है ना। हमने पढ़ा था ना, ये देखो लाइन, पार्थियंस लाइक द शाकास, they became assimilated into the Indian society and became an integral part of it, but Kushans ultimately ousted the successors of Gondophares from the northwestern India, यानी कि पार्थियन एम्पायर्स जो कि एंड में थे।
तो इसके जो कॉइन है भूमक के, विच लेजेंड विद लेजेंड्स इन ब्रह्मी एंड खरोष्टी, दे हैव बीन फाउंड इन मालवा, अजमेर एरिया एंड कोस्टल गुजरात। यानी कि देख रहे हो वेस्टर्न इंडिया ही है ना ये इलाका पूरा का पूरा, ये आपका हो गया राजस्थान, और ये आपको अलग से दे रखा है कोस्टल गुजरात। ठीक है, उसके बाद नहापन या नहापना 119 to 25 सी। अब ये जो एक्चुअली ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ी वाला फॉर्म में लिख रखा है इसको, ये एरर ठीक नहीं है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं उल्टा नहीं करती है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे लिखा जाएगा 190 to 125। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप कहीं ये सोचो वो 119 BC से थोड़ी ना 25 C तक चलाएगा भाई, बीच में तमा थोड़ी ना। ठीक है, 119 to 125 ये यहाँ पर लिख लेना, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो कि यार ये क्या हो रहा है, 119 से 25 कैसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लो 125 C। ओके, ही प्रोग्रेस इन हिज करियर फ्रॉम क्षत्रप टू महाक्षत्रप, यानी कि वाइसरॉय से क्या बना, सबऑर्डिनेट रूलर बना। वाइसरॉय से क्या बना, सबऑर्डिनेट रूलर, एंड अल्टीमेटली टू राजन, राजा भी बन गया। इसने अपनी कैपिटल बनाई थी एट मीननगर, मॉडर्न दोहा, लोकेटेड बिटवीन उज्जैन एंड भरूच, भारूच जिसको आज के टाइम में कहते हैं, गुजरात और MP के बीच में, एंड इंक्लूडेड मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड लोअर इंडस वैली। एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है और वन ऑफ इज अमात्यास। अमात्यास जानते हो ना, मिनिस्टर्स होते हैं, मौर्यन एम्पायर में हमने टर्म सुनी थी। नेम आर्यमन, इट हैज़ बीन फाउंड एट पुणे डिस्ट्रिक्ट, इसका मंत्री था, नहापना था। इससे जो कॉइन्स हैं ये हमें मिल रहे हैं वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान में, अजमेर में, राजस्थान। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले जाओ आप, अपर पार्ट ऑफ द डेक्कन, महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में। तो सम ऑफ इस डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन नासिक। डोनेटिव इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये दान पुण्य करने वाला इंसान था। ठीक है, एंड द कार्ले केव्स ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि जो शाक क्षत्रप से देवर इन्वॉल्व इन कॉन्टिन्यूस कन्फ्लिक्ट्स विद द सातवाहंस। सातवाहंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बस ये क्षत्रप्स की जो कहानी कंप्लीट होगी और थोड़ा सा हम बुद्धिज्म जैनिज्म का जो एस्पेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम सातवाहंस के ऊपर ही आने वाले हैं। और सातवाहंस के बाद लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर में रह जाता है, जो कि मतलब सातवाहंस तक कहानी पूरी नॉर्दर्न इंडिया तक कवर हो जाती है, फिर पूरे का पूरा एक अलग एस्पेक्ट चलता है, संगम लिटरेचर का। ठीक है, ओवर द पैरामाउंटसी एंड सुजेरेनिटी ओवर द डेक्कन एंड कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स एरियाज फ्रीक्वेंटली दे चेंज हैंड्स। मतलब कहने का मतलब ये कन्फ्लिक्ट ये जो चलता था, कभी सातवाहंस पावर में, कभी उनका डेक्कन के ऊपर कब्जा, सी पोर्ट्स के ऊपर कब्जा, कभी शाक क्षत्रप का कब्जा। फॉर इंस्टेंस नासिक और पुणे के जो एरियाज हैं, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा दैट दे सीम टू हैव बीन कॉन्कर्ड बाय ईदर नहापना और हिज प्रेडिसेसर्स फ्रॉम द सातवाहंस। Later around 125 CE, Nahapana is believed to have been killed by the Satavahan ruler गौतमीपुत्र सतकर्णी। NCERT में इसका नाम सुना होगा ना, जिसने जो नहापना के सिक्के चल रहे थे उसको बंद करवा दिया था। बट ऑल्सो मेंशंस हिज विक्ट्री ओवर नहापना इन हिज इंस्क्रिप्शंस इन द नासिक एंड पुणे डिस्ट्रिक्ट्स। His victory is also mentioned in his mother's inscription, गौतमी बालाश्री। और मयूरी आपको याद है इसका जो नाम भी है वो अपनी मम्मी के नाम पर ही था, और उसने अपनी मम्मी के नाम पर एक पूरा का पूरा गांव भी बना रखा था। इसने NCERT में गिवन है 6th क्लास में। ओके, सातवाहन रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इसको मारा था। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सातवाहन रूलर्स के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। पहले क्षत्रप्स और इनसे एसोसिएटेड बुद्धिज्म की कहानी कवर हो जाने पर एक इंस्क्रिप्शन ये भी मेंशन करती है दैट अ फील्ड फॉर प्रोवाइडिंग फूड वाज ग्रांटेड टू बुद्धिस्ट मंक्स बाय उषा बदाता। ये नहापना का दामाद था।
अब समझ गए क्यों लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। पूरा खानदान, सारे रिश्तेदार दान पुण्य करने में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है, उसके बाद कर्दमकास। कर्दमका दे आर अनदर लाइन ऑफ द शाक शत्रप, कंफ्यूज मत होना। हम जो ये शत्रतास के बारे में पढ़ रहे थे, ये एक लीनेज है, दूसरा है कर्दमका। अब हम कर्दमका की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनका होल्ड मैं आपको फिर से बता चुका हूँ, कुषाण पीरियड जब चल रहा था तब भी था, उसके बाद तक भी रहा है। ठीक है, तो देवर अनदर ग्रेट लाइन ऑफ द शाक क्षत्रप्स। अगेन दे रूल्ड वेस्टर्न इंडिया आफ्टर द क्षत्रतास डायनेस्टी केम टू एन एंड। यानी कि इन दोनों क्षत्रप्स में से, शाक क्षत्रप्स में से पहले किसका रूल था, क्षत्रतास का, फिर बाद में कर्दमकास का। ठीक है, तो प्रोमिनेंट रूलर्स बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी इंक्लूडेड चस्टान अराउंड 120 CE। इसी को माना जाता है कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ कर्दमका डायनेस्टी। ओरिजिनली इसने सिंध एरिया में रूल करा एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द कुशान्स। अब समझ गए, ये जितने भी इनको टाइटल दिया जाता है वाइसरॉय या फिर महाक्षत्रापास, ज़्यादातर ये कुषाण पीरियड के अंतर्गत काम कर रहे थे। जैसे ही कुषाण एम्पायर कनिष्क के बाद वीक होना शुरू होता है तो दे ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी और फिर ये ऐसे करके राजन बन गए। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन तो ओरिजिनली ही रूल्ड इन द सिंध एरिया एज अ सबऑर्डिनेट रूलर ऑफ द कुषाण एंड ही वॉज प्रोबेबली द क्षत्रप ऑफ साउथ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ द कुषाण एम्पायर एट द टाइम्स ऑफ नहापना। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज था क्योंकि वेट कर रहा था राइट टाइम का। कर्दमकास हैड द प्रैक्टिस ऑफ सीनियर एंड जूनियर रूलर्स। महाक्षत्रप सीनियर रूलर, क्षत्रप जूनियर रूलर्स। फॉर एग्जाम्पल चस्टान के लाइफ टाइम में, जो कि एक महाक्षत्रप रह चुका था, इसका जो बेटा था जय दमन और बाद में इसका जो पोता था रुद्र दमन वन, देवर क्षत्रप होंगे। और क्षत्रप कौन होते थे, जूनियर रूलर्स। तो ये लोग बोल रहे हैं वैसे वाइस रॉयस। ठीक है, तो ही वॉज सक्सीडेड बाय द फेमस रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी एंड हिज पोता रुद्र दमन वन। अब इसकी इंस्क्रिप्शन के बारे में तो सुना होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और सुदर्शन लेक श्रेया, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी 2-4 लेक्चर्स पहले। तो रुद्र दमन वन के पिताजी जय दमन के बारे में कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है इतिहासकारों को, तो डायरेक्टली हम बात करते हैं रुद्र दमन वन के बारे में। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कनिष्क के बाद जिसके बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा है, अगर इसके बाद अगर कोई हमें इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलता है या इसका कंटेम्प्रेरी अगर कोई देखने को मिलता है, जो कि इनके खानदान से नहीं था लेकिन जो हमें देखने को मिलता है इस टाइम पर, वो था रुद्र दमन वन। तो ही वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द शाक क्षत्रप रूलर्स। लेकिन ये कौन सी ब्रांच थी शाक क्षत्रप रूलर्स की, ये कौन से खानदान से था, कर्दमकास। ठीक है, हु रूल्ड इन द मिडल ऑफ द 2nd century CE। इसका एम्पायर पूरे के पूरे वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था, विच इंक्लूडेड सिंध, गुजरात, कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, काठियावाड़, एक्सेप्ट द नासिक एंड द पुणे एरियाज। मतलब पूरे वेस्टर्न इंडिया पे आप देख ही रहे हो, पूरा कोस्ट पर भी देख रहे हो आप, सिर्फ महाराष्ट्र के नासिक और पुणे इलाके को छोड़। ये इतिहास में प्रसिद्ध इसलिए है बिकॉज इसने बड़ी सारी चीज़ों की रिप्रेजेंटेशंस करवाई। ही अंडरटुक द टास्क ऑफ रिपेयरिंग सुदर्शन लेक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही टिकी हुई थी, लेकिन इसको लगा कि इसको ब्यूटीफाई करना चाहिए। ठीक है, लोकेटेड इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़, गुजरात के अंदर है, मैंने आपको दिखाया भी था प्रीवियस लेक्चर में।
एंड दिस टास्क इज डिस्क्राइब्ड इन द फेमस जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन. अब गिरनार वर्ड से आप जान सकते हो ना, गिरनार लायंस होते हैं ना गुजरात में, ठीक है. हाँ, क्या बोल रहे हो मयूर आप हरप्पा में? यस, गिरनार साइड भी रह चुकी है, सुरका तोड़ा के बगल में. डेटेड इन द शाक ईयर 72, दैट इज 150 to 151 सी. ये छोड़ दो, ठीक है. दिस इंस्क्रिप्शन हैपन्स टू बी द फर्स्ट चेस्ट संस्कृत रॉयल इंस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली इंडिया व्हेन ऑल अदर्स वर जनरली कंपोज इन प्राकृत. इसलिए आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, पहली संस्कृत इंस्क्रिप्शन थी ये एंशिएंट इंडिया के अंदर. ओके, तो मैं आपको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ. तो एक ऐसी इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन या पिलर इंस्क्रिप्शन? रॉक इंस्क्रिप्शन. यहाँ पर अशोका वगैरह या चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र इसलिए आपको देखने को मिलता है बिकॉज ये रॉक्स वगैरह पिलर्स बनाए गए थे उस टाइम पर, चले आ रहे थे. और आपको पता है जैसा कि हर पिलर्स पर अलग अलग राजा अपना वैल्यूडेशन करने का सोचता था, तो इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यूडेशन देखने को मिलती है. तो यहाँ पर वैसे तो पाली, प्राकृत, खरोष्ठी सबके अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि संस्कृत के अंदर भी इसमें कॉम्पोजिशन करवाई गई एंड इट वाज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन. ओके, उसके बाद हिज अदर अचीवमेंट्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन. द इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट ही डिफीटेड गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि उस टाइम पर माना जाता था एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ. 2 बार हराया, बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम एज ही वॉज अ क्लोज रिलेटिव. तो दिली दरिया जा गई. तो रुद्रदमन की जो बेटी थी, इसी की बात हो रही है, रुद्रदमन की जो बेटी थी, शी वॉज मैरिड टू गौतमीपुत्र सतकर्णी सन वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी. अब समझ गए क्लोज रिलेटिव कैसा था. तो ये क्या बन गए आपस में. अब रुद्रदमन की बेटी की शादी गौतमीपुत्र सतकर्णी के बेटे से हो रही है, तो आपस में ये क्या बन गया, रुद्रदमन और गौतमीपुत्र सतकर्णी समधी. ठीक है. उसके बाद विश्वसेन, लास्ट क्षत्रप रूलर हु रूल्ड एट द एंड ऑफ 3rd century CE and he belonged to the चस्टान lineage. वही तो हम ऊपर पढ़ रहे थे, चस्टान. ठीक है, ये समझ में आया आपको पूरा का पूरा एस्पेक्ट. तो हम कुछ इम्पैक्ट जानते हैं और कंट्रीब्यूशन जानते हैं कि सेंट्रल एशिया से हमारे जो कॉन्टैक्ट रहे एंशिएंट इंडिया में, और वो फिर उसके बाद हमें जब एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो रहा, मेडिवल इंडिया जस्ट शुरू होने वाला है, उस टाइम तक, या पूरा का पूरा आप चलो एंशिएंट इंडिया ही मानो फिलहाल, अभी गुप्ता एम्पायर अभी आया नहीं है, लेकिन BCE के एंड से लेते लेते CE की स्टार्टिंग तक सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स जो पास्ट में हिंदुस्तान पर रहने वाले, हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले राजाओं के जो रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहा और उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको जानते हैं. शाक और कुषाण जो फेज था, अब देखो ये शाक कुषाण फेज मतलब पूरी कहानी तो चलिए यहीं सिमट जाती है ना हमारी, शाक से लेकर कुषाण तक, बैक्ट्रियन एम्पायर टू कुषाण एम्पायर, है ना, ये सारे के सारे बाहर के ही हैं. तो आप इसको शाक कुषाण कंबाइंड फॉर्म में नहीं करना, ये शाक टू कुषाण है. ठीक है. दिस फेज इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू एलिमेंट्स टू ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट और लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि हुई. स्कल्पचर, पॉटरी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडियन सोसाइटी ऑल्सो. जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस था, इट वॉज फेल्ट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्फीयर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल पॉटरी एंड आर्किटेक्चर.
सेंट्रल एशिया के जितने भी रूलर्स या ट्राइबल ग्रुप्स जो भी यहाँ पर अपना हिंदुस्तान की धरती पर आगमन कर रहे थे, दे इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स। आप कहोगे ये नई बात क्या है बर्न ब्रिक्स की? देखो, बर्न ब्रिक्स इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करी फॉर फ्लोरिंग एंड टाइल्स फॉर बोथ फ्लोरिंग एंड रूफिंग। बर्न ब्रिक्स का कंसेप्ट मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग जा रहा होगा पक्का इस पर, लेकिन बात सिर्फ बर्न ब्रिक्स की नहीं हो रही है, उसको कंबाइन अगर आप कर दो यहाँ पर टाइल्स की भी आप बात हो रही है। हड़प्पा में टाइल्स थे क्या? द पीरियड इज मार्क्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल्स ऑल्सो। रेड पॉटरी टेक्निक्स जो कि बहुत सेंट्रल एशिया में यूज़ होती थी वाइड तरीके से, बहुत एक्सटेंसिव तरीके से, इसको सेम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनाया गया। एंड टिपिकल पॉटरी ऑफ दिस पीरियड वॉज रेडवेयर, बोथ प्लेन एंड पॉलिश्ड विथ मीडियम टू फाइन फैब्रिक। एंड डिस्ट्रक्टिव पॉट्स ऑफ दिस पीरियड आर स्प्रिंकलर्स एंड स्पाउटेड चैनल्स। स्प्रिंकलर्स और स्पाउटेड चैनल ज़्यादा कुछ नहीं होते, जैसे जो छेद वाले पॉटरीज नहीं होते, जैसे हम लोग जो परफोरेटेड पॉटरी हड़प्पा में देखते थे वैसे ही होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो मॉडर्न हो गया। आप ये देखो, ठीक है। परफोरेटेड क्या होता है? किसी भी चीज़ में जिसमें छेद हो, ठीक है। और उसके बाद स्पाउटेड चैनल्स। अब ये स्पाउटेड चैनल्स कुछ ऐसे होते हैं, देखो मैं आपको दिखाऊँ। जिसमें ये जैसे एक सूर्यदेव को चढ़ाने के लिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कभी कभार जिसमें चोंच निकली रहती है, काइंड ऑफ केतली बोल लो आज को, काइंड ऑफ ऐसा ये, ठीक है। अभी अच्छा, आप मुझे खुद बात बताओ, इतने सारे पॉट हम लोग हड़प्पा से देखते हुए आ रहे हैं, हमने ऐसा कुछ देखा है पेड़ पौधों को ऐसा पानी डालने के लिए, या फिर ये वाला ऐसा कुछ देखा? चोंच वाला पॉट हमने देखा है कुछ आज तक? बताओ, है ना। तो एक्चुअली एक बात बताओ मैं, इंटरेस्टिंग बात, हम लोग जो मंदिरों में, अपने घर के मंदिरों में, या फिर आपने जनरली वैसे भी मंदिरों में देखा होगा, और माली को देखा होगा ये ऐसे स्प्रिंकलर्स को यूज़ करते हुए। माली के अपने घरों में भी आपकी मम्मियाँ या फिर दादा दादी, नाना नानी, जो भी फ्री फंड के लोग होते हैं, वो मतलब शौकिया तौर पर बालकनी में बस ये ड्रामे करना शुरू हो जाते हैं, तो उनके हाथों में आपने स्प्रिंकलर देखा होगा। तो स्प्रिंकलर और ये जो आपके पास ये चोंच वाला, ये जो एक काइंड ऑफ लोटा होता है, जो ये सिलसिला सेंट्रल एशिया से हमारे देश में आया, जो कि आज बालकनी में पेड़ पौधे अगर आपके लगे हैं, आपके पास गार्डन है अगर, और घर में मंदिर है, पूजा पाठ होती है, तो ये दो चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं। ये हम नहीं जानते थे इसके बारे में, ठीक है। याद है ना पहले जब वो, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो पढ़ाता हूँ एशियन इंडिया में, इरिगेशन सिस्टम वगैरह, घड़े और मटकों से भर भर के पानी ला ला के डाला जाता था। और पहली बात तो है कि चैनल्स की ग्रेड लंबे लंबे कर दिए जाते थे, जैसे याद है ना खेती बाड़ी तक पहुँचाने के लिए हड़प्पा मैंने पढ़ा था। ऐसे अगर खेत यहाँ पर है मान लो, तो चैनल्स को वहाँ तक ही पहुँचाया जा रहा है कि बगल में ही खेती बाड़ी होती रहे, है ना, पढ़ा था ना हमने यहाँ पर। लेकिन अब छोटे छोटे अगर आपको पेड़ पौधों का ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो अब क्या नई चीज़ आ गई है? स्प्रिंकलर। और जो मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो अलग होता है थोड़ा सा। वो कहते तो इसको भी स्प्रिंकलर ही है हम लोग, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ ये तो लेकिन स्प्रिंकलर पॉट होता है। और वैसे जो स्प्रिंकलर होता है जो कि गार्डन में हमारे स्कूल में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अभी कोई सी क्लास में आपको एनवायरनमेंट वगैरह में बता रहा था मैं आपको, जो कि गोल 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 घूमता रहता है और पानी छिड़कता रहता है धीरे धीरे करके ज़मीन को गीला करने के लिए, तो वो कुछ ऐसा होता है ये वाला। ये नॉर्मल स्प्रिंकलर होता है, वो होता है स्प्रिंकलर पॉट, ठीक है। ये देखा होगा पक्का आप में से किसी ने, पार्क में, स्कूल में, गार्डन में, कहीं ना कहीं, है ना।
सोसाइटीज़ में भी ऐसे ही पानी डलता है श्रेया, आपने शायद से अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, अगर वहाँ पर कोई पार्क या गार्डन है तो। व्यापार और खेतीबाड़ी की बात करते हैं। ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, अब ये कॉन्टैक्ट जो यहाँ पर वर्ड लिखा जा रहा है इंटीमेट कॉन्टैक्ट, इतना गहरा संबंध, इतने गहरे ताल्लुकात इंडिया और सेंट्रल एशिया के कैसे बने, उसका रीज़न था इन्वेजन्स इनटू इंडिया, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन टू far flung areas of Indian सबकॉन्टिनेंट। फार फ्लंग में इसलिए कह रहा हूँ, आप जैसे कि देखते ही रहते हो, अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ा है मथुरा तक आना, मतलब पंजाब तक आना, मथुरा तक आना, पाटलिपुत्र तक आना, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड गुजरात राजस्थान तक जाना, नीचे महाराष्ट्र तक जाना, मध्य प्रदेश तक जाना, और अपर टिप ऑफ डेक्कन रीजन तक जाना। पढ़ा था ना ये सब कुछ हमने, इसलिए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे इतने टाइम तक ये जो कुशान रूलर्स यहाँ पर रहे, स्काइथियंस रहे, पार्थियंस रहे और बैक्ट्रियंस रहे, क्या ये भी इस्टेब्लिश हुआ होगा? मैट्रिमोनियल अलायंसेस, विद लोकल इंडियंस। मैं लोकल इंडियंस इसलिए बोल रहा हूँ, शादी का सिलसिला ये वाला मत समझ जाना, जैसा कि गौतमीपुत्र सतकारनी ने ये जो है रुद्रदमन जो है उसकी, जो रुद्रदमन ने अपनी बेटी जो थी वो गौतमीपुत्र सतकारनी की बेटे को दे दी थी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। लेकिन लोकल इंडियंस के साथ शादी होती थी इनकी कि नहीं होती थी? वो कैसे होने लगी? ये तो ट्राइब थे, लेकिन याद है, बिकॉज ऑफ देयर एफिलिएशन विद हिंदुज़म। एक तो गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप करना प्लस अपना नेम चेंज करना, याद है? तो लोग फील करेंगे ना इनसे अपनापन हिंदुस्तान के, तो देंगे अपने बेटे और बेटी शादी करने के लिए इनको, बिल्कुल। बाद में वो अलग बात है श्रेया कि बड़ी जिंगल वाला वो करना पड़े उनको, लेकिन जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वो वाले ट्राइब नहीं है। आप ये सोचो कि पत्ते लगाकर घूमते थे, पत्ते लगाकर घूम रहे होते तो वेस्ट एशिया से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक इंस्टेबिलिटी को वो कर लेते थे। ऐसा भी मत सोचना कि जितनी बार इन्होंने इन्वेजन्स करी या आक्रमण करा तो ये भाला ले लेकर या फिर बो एंड एरो ले लेकर ये कंट्रोल करते थे। इनके पास अच्छे खासे वेपन्स थे, ठीक है। तो ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, ट्रेड बिटवीन द टू रीजन्स फ्लरिश्ड। इंडिया जो है वो अच्छी खासी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करता था फ्रॉम अल्टाई माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया इस ज़माने में। अब ये होता था, इंडिया करता क्या था, मतलब जहाँ पर ये जो रूलर्स थे, वैक्यूम तो देखो था ही ना। ये पूरे का पूरे चैप्टर किसके बारे में है? पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो मॉडर्न एम्पायर के बारे में डिक्लाइन देखने को मिलता है, वैक्यूम तो पूरा का पूरा था। तो जो बाहर के लोग जो थे वो इन्वेडर्स के तौर पर यहाँ पर आकर जब स्टेबिलिटी के साथ, कंसोलिडेशन के साथ अपने एम्पायर को बनाकर रहते हैं, वो गोल्ड का इम्पोर्ट यहाँ पर करवाते थे। उसके बाद ड्यू टू द एक्सटेंसिव कंट्रोल ऑफ द कुशान्स ऑन द सिल्क रूट, पढ़ा था ना हमने, और ये किसके टाइम पर हुआ? ज़्यादातर कनिष्क के टाइम पर। जो इकोनॉमी थी जो कुशान्स की, इट वॉज रिप्लेनिश विद द टोल्स लेवाइड फ्रॉम द ट्रेडर्स, मतलब उससे टैक्स और टोल्स और फीस फाइन्स वसूले जाते थे व्यापारियों से, और ये जो इनकम इससे आती थी, इट हेल्प इन बिल्डिंग अ लार्ज प्रॉस्परस एम्पायर। तो इट इज़ रेदर इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो इट वॉज द इंडो ग्रीक्स हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, पढ़ा था ना हमने, बैक्ट्रियंस ने इंट्रोड्यूस करे थे,
It was the Kushans who were the first rulers in India to issue gold coins on such a wide scale. मतलब बात सिर्फ अगर गोल्ड कॉइन की हो रही है तो इंडो ग्रीस के पास वो टाइटल है, वाइड स्केल पर अगर है तो कुशान रूलर्स. कुशान्स ऑल्सो प्रमोटेड एग्रीकल्चर, और ऐसा माना जाता है दैट कुशान राजाओं ने बहुत लार्ज स्केल पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड सिस्टम्स भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करा था. ठीक है. उसके बाद मिलिट्री नॉलेज एंड इक्विपमेंट्स. ये घुड़सवार रखते तो थे अपने पास बहुत एक्सीलेंट, लेकिन खुद भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सक्षम और केपेबल घुड़सवार थे. यानी कि इनके पास कौन सी फोर्स बहुत अच्छी थी और खुद भी क्या अच्छे थे, बहुत ज़्यादा केपेबल. अब ऐसा क्यों? ये कभी क्योंकि राजा नहीं रहे हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं. वाइसरॉय या सबऑर्डिनेट रूलर्स रहे ना, जंग के मैदानों में तो जाते ही होंगे ना पेरेंट्स की तरह. और उसके बाद जैसे जहाँ इन्वेजन करनी है, किसी के रूल पर इंस्टेबिलिटी पैदा करनी है, घुड़सवारी तो ज़रूरी है. तो शाकास एंड कुशान्स इंट्रोड्यूस बेटर कैवलरी एंड दे पॉपुलराइज द यूज ऑफ राइडिंग हॉर्सेज ऑन लार्ज स्केल. दे मेड कॉमन द यूज ऑफ reins, saddles and toe stirrups made of rope which facilitated the movement of the rider. जो हम लगाम नहीं पकड़ते हैं घोड़े की, और हम घोड़े की आँख के आगे एक पट्टा लगाते हैं. आपको पता है ना, घोड़ा वरना बहुत वाइड एंगल में देख सकता है और उसकी नज़रें नैरो रहें. ये चीज़ आपको पता है? कोई भी घोड़ा देख लो संसार का, कोई सा भी घोड़ा. अरे यार, हॉर्स इन ट्रेंड हॉर्स दिखाता हूँ. हॉर्स हॉर्स रेन कहते हैं इसे, इस लगाम को. ठीक है. हॉर्स के आगे एक ही लगा रहता है आई कवर. प्रॉपर तरीके से घोड़े को अगर आपको राइड करना है तो इसकी नज़रें क्या होती हैं, मतलब आंखें ना इसकी कुछ ऐसी शेप की होती हैं कि वो ना इधर देखेगी एक आंख और एक आंख उधर देखेगी. बहुत वाइड एंगल कवर कर लेता है घोड़ा. तो भागते भागते एकदम से ना कभी कभार आपको लगेगा कि मेरा घोड़ा पागल हो गया. ये ऐसा ना हो और वो एक प्रॉपर दिशा को फॉलो करे, इसलिए इसकी आंख के आगे पट्टा लगा दिया जाता है. आप जाओ कभी भी मयूर याद करो, वैष्णो देवी में पक्का देखा होगा आपने ऐसा. पहाड़ों से कूद जा वरना घोड़ा बुढ़े बुढ़ियों को लेकर. हॉर्स सैडल्स. जिस पे हॉर्स राइडर बैठता है ना, गद्दी, इसको कहते हैं हॉर्स सैडल. ठीक है. उसके बाद आपका टो स्टिरअप्स. आपको पता ना, हर एक घोड़ा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके पैर में एक ये जो क्या कहते हैं इसको, यू शेप्ड का एक लोहे का छल्ला बांध दिया जाता है ना, पैरों पे. पहले तो टोस्ट स्टिरअप देख लो. एक तो ये आपका कहीं पैर टिकाने की जगह, और जो ये हॉर्स शू, ये हर घोड़े के नीचे बांधा जाता है. वरना होगा क्या, घोड़ा भागता रहेगा, एक साल भी भागेगा ना, पूरे के पूरे पैर ये घिस जाएंगे उस पर, वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाएगा और ये टांग खराब हो जाएगी उसकी. संसार में कोई से भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आपको भगाना होता है. कई लोग जो
प्राइवेटली गधे को रखते हैं ना, एस को रखते हैं, तो वो डंकीज में ये वाला काम करवा देते हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, जैसे अगर ये ना बंधा हो तो इसमें कांटे चुभेंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे, एक तो वो खा जाएंगे पैर को, ठीक है, कोई कांटा चुभ गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, सड़ जाएगा ये पैर। ऊपर से ये ज़मीन पे चलेगा, मिट्टी से होकर गुजरेगा, पानी में, बरसात में, रोड पे, डांबर की रोड पे, मिट्टी की रोड पे घिसता 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 ये पैर ख़त्म हमेशा के लिए। हाँ, ये इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब इसलिए जब भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो ये हॉर्स राइडिंग को लेकर ये जो बेटिंग लगती है ना, जो ये आपको पता ना, वहाँ एनिमल्स को भगा भगा, जैसे कुत्ते बिल्ली इन सब की जो रेस होती है उसके ऊपर सट्टा बाजारी होती है, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से। जो प्राइवेटली हॉर्स को मेंटेन करते हैं ना, वो इस पे बहुत खर्चा करते हैं, बेस्ट टू बेस्ट हॉर्स शू लगाया जाए। और हाँ, जो मैं आपको ये हॉर्स शू स्टेरा बता रहा था, ये ऐसी जगह है कि भाई आप हवा में पैर लटका कर थोड़ी ना घूमते रहोगे, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कमान, आपकी पकड़ बहुत अच्छी बनेगी। और ये तीनों चीज़ें हम कहाँ देखेंगे श्रेया, कहाँ देखेंगे? लवासना में, ठीक है। पनिशमेंट के तौर पर अगर 6 बजे सुबह नहीं पहुंचे तो ये करना पड़ेगा 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। घोड़ा भाग जाए तो तशरीफ टूटेगी, ये करना। अगर सुबह 6 बजे, 6 नहीं 5:15 AM पे अगर आप ग्राउंड नहीं पहुंचते हो तो आपको 1.5 घंटे की पनिशमेंट मिलती है। 5:15। अब वो अलग अलग चेंज होता रहता है, अलग अलग बैचेस के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से। अब 2 तरह के बैचेस स्टार्ट हो गए ना। जैसे क्या होता है अब यूपीएससी में कि जो लोग मान लो कि एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, उनको फिर से प्रीलिम्स देना है, उनको डेजिग्नेटेड सर्विस नहीं मिली है, तो वो क्या कहते हैं, विंटर्स वाली ट्रेनिंग को छोड़कर वो समर वाली ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ठंड तो सदाबहार होती ही होती है। ओके, उसके बाद दे ऑल्सो ब्रॉट इन कैप्स, हेलमेट्स एंड बूट्स यूज बाय वॉरियर्स। जैसे पूरे तरीके से वो नहीं होते हैं नाइट सोल्जर्स जो होते हैं, वो हेलमेट वेलमेट लगाकर जो यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं, KNI GST की बात कर रहा हूँ मैं, नाइट, है ना, वैसे। तो देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, जी पूरी शील्ड वील्ड लगा लगू के, ठीक है। तो शाकास एंड कुशांस, दे इंट्रोड्यूस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल्स सच एज टर्बन, द ट्यूनिक, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट्स एंड लॉन्ग बूट्स। ट्यूनिक होता है काइंड ऑफ आपका वन पीस, जो कि गाउन की तरह होता है, जिसको आप रात के समय में, जैसे राजा महाराजाओं के वो नहीं होते थे, जैसे एक प्रॉपर गाउन पहन रहे हैं, बीच में से एक बेल्ट लगाकर, जैसे काइंड ऑफ नाइट सूट की तरह सो रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेल की भी होती है। प्रॉपर दिखाऊँ अगर मैं आपको, ये होती है काइंड ऑफ जो उस ज़माने में चलती थी, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये पूरा यहाँ तक कुर्ता टाइप पूरा, और ये अभी तो ये ऐसे दिख रहा है जैसे
इसको आप देखो, ये तो क्वालिटी बेकार है इसकी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पॉश होते थे, आप समझ जाओ ना कि यार वो इतनी बेहतरीन लाइफ स्टाइल यहाँ पर ये बिता रहे हैं, तो इनका ये नाइट गाउन कैसा होता होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर ये कल को क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट से एंशियंट टाइम में हमारी क्या क्या परंपरा रही है, तो देखो आप ये बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखा करो। यूपीएससी में ज़्यादा फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत करा करो आंसर राइटिंग में, मेंस में। ठीक है, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको झाड़नी होती है, अगर आप प्रिलिम्स से होकर निकल गए हो तो यूपीएससी इज सेटिस्फाइड कि भैया बंदा प्रिलिम्स निकल कर आया है, इतने टफ जमाने का प्रिलिम्स निकल कर आया, तो नॉलेज में तो कोई कमी नहीं है। मेंस लिखने बैठा है तो पूरे वर्ल्ड की टॉप 0.1% आबादी में से पर्सन है, ये इज्जत करता है यूपीएससी आपकी। मेंस आंसर आपके बहुत अच्छे इत्मीनान से चेक होते हैं, कैजुअल तरीके से चेक नहीं होते हैं। ये स्कूल का कोई पेपर नहीं है कि वो लोग पार्ले जी खा रहे हैं, चाय समोसा वड़ा पाव खा रहे हैं। रश्मि मैम कोमल मैम से बात करते करते की हुआ करते आपके पेपर चेक कर रही हैं, ऐसा नहीं होता यूपीएससी में। स्कूल में होता था ना, जाते मयूर ऐसे स्टाफ रूम में कोई सा भी पेपर कैसे दे दिया, 4 तो आंसर्स में गोले ही नहीं, फिर हम मैम के पास जाते थे, मैम इसमें तो मार्क्स ही नहीं दिया आपने। मैं जाता था श्रेया बढ़वाने, 100 में से सारे गोलों को कैलकुलेट करके 5.5 नंबर होते थे मेरे। कम कर देती थी टीचर है। तो विच आर अडॉप्टेड not only by warrior classes but also by certain other sections of the society. The practice of making leather shoes it began in India during this period in all likelihood. हाँ, मैं आपको बता रहा था कि छोटी छोटी बातें करा करो यूपीएससी के आंसर्स में। तो आप ये लिख सकते हो कि बालकनी में जैसे हम अपने प्लांट्स लगाते हैं, उसके लिए हम क्या रख लेते हैं अपने पास, हम क्या रखते हैं अपने पास, स्प्रिंकलर पॉट्स। ठीक है, उसके बाद हम जब पूजा करते हैं हमारे मंदिरों में स्प्राउटेड पॉट्स होते हैं। ठीक है, फिर कपड़ों की बात आप यहाँ पर कर सकते हो, ये चीज़ है। नाइट ड्रेसेस की बात आप कर सकते हो, आप सिखों के कंटेक्स्ट में आप ये टर्बन का जिक्र कर सकते हो। ठीक है, तो द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लेदर शूज़ इट बिगेन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड इन ऑल लाइक्लीहुड, ये इसका भी जिक्र करा जा सकता है, फुटवियर का। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एशियन कॉन्कर्स जो थे दे इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर इंस्टेंस इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, जहाँ पर ये लोग मिलिट्री गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, कॉल्ड स्ट्रैटिगोस। इंडो ग्रीक्स की बात हो रही है, इंडो ग्रीक्स मतलब कौन, शाबाश, बैक्ट्रियंस। जबकि जो कुशांस जो थे दे इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत एम्पायर जो था वो डिवाइड होता था बड़े सारे सत्रपीज में। सत्रपी मतलब समझते हो, एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक सत्रप मतलब कंट्रोल करेगा, लाइक हाँ, मतलब वो तो एक वाइस रॉय, और अगर वो महाक्षत्रप है तो वो फिर सबॉर्डिनेट रूलर है। एक एरिया तो दिया जाएगा ना, ये थोड़ी ना कि कहीं पर ही कंट्रोल कर लो, सिस्टम तो है ही ना पूरा। तो अंडर विच एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस सत्रपीज एंड ईच सत्रपी वॉज प्लेस्ड अंडर द रूल ऑफ अ सत्रप, वही जो मैंने आपको बताया। अब ये जो सारे सिस्टम से इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूडल लॉर्ड्स से आना शुरू हुए। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस भी एरिया में वो कंट्रोल करें तो वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर ज़मीन भी होगी, टेनेंट्स भी काम करेंगे, और बहुत बार ये फिर ऑब्वियस ही बात है, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, ये टैक्सेस वगैरह लेवाई करेंगे, फीस एंड फाइन्स लेवाई करेंगे, तो बहुत सारे लोगों का इसके चलते शोषण भी होगा। ठीक है, तो these systems led to the development of feudatory organization wherein these Central Asian conquerors they established their supremacy over numerous small princes who regularly paid tributes to them. Shakas or the Kushans they strengthened the idea of divine origin of kingship. देख रहे हो, यहाँ पर अगर ये इंट्रोड्यूस लिखता तो मैं इस लाइन को कटवा देता। स्ट्रेंथन इंट्रोड्यूस इन्होंने कहाँ करी है, तो पहले भी होता था, मौर्यन एम्पायर और प्री मौर्यन एम्पायर में नहीं देखा आपने, क्या बताओ।
और डिवाइन किंगशिप क्या होती है? वैदिक सोसाइटी को देख लो, पुरोहित को क्यों बुलाया जाता था जनता के सामने? इसलिए तो भगवान के अवतार हैं, इन्होंने भेजा है, इनको इनकी तौहीन करना मतलब भगवान की तौहीन करना। कहता था कि नहीं कहता था पुरोहित? पंडित उस टाइम पर, ब्राह्मण उस टाइम पर बहुत बड़ा जरिया थे कि नहीं थे किसी रूलर के रूल करने का? क्षत्रियास के रूल के पीछे ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा हाथ था कि नहीं था उस जमाने में? तो दे टुक द टाइटल ऑफ देवी पुत्र, दैट इज द सन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। कौन सा? देखो, फ्यूडेटरी का मतलब होता है, ये वर्ड आता है फ्यूडल लॉर्ड से। सिंपल भाषा में बताऊं, आज के समय में इसको इंडियन के कंटेक्स्ट में संभाल लो। बिग और लार्ज जमींदार पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, समझ गए? तो अब जो भी चीज़ें ज़मींदार जैसे कंट्रोल करते हैं, जितनी पावर उनके पास होती है विद रिस्पेक्ट टू द लैंड, विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, शोषण करना फिर छोटे और मझले किसानों का। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो ना कि फ्यूडल लॉर्ड्स क्या क्या करेंगे। अब मतलब बात सिर्फ यहाँ पर खेती बाड़ी की नहीं है, समझने की कोशिश करो। वक्त जमाना अलग है, जितनी भी ज़मीन जिस भी सत्रप के कंट्रोल के अंदर है, एक सत्रपी जो है वो उसके कंट्रोल के अंदर है, तो वहाँ पर वो फ्यूडल लॉर्ड की तरह ही तो काम करेगा। क्या उगाना है, कैसी खेती बाड़ी होनी है, इरिगेशन सिस्टम कैसा होना है, फिर वो शोषण भी करेगा इस चक्कर में, है ना। उसके बाद भारत के समाज के ऊपर इन्होंने क्या छाप छोड़ी? एक स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट सेंट्रल एशियन कॉन्फ्रेंस का ये था दैट they not only did assimilate with the Indian society, but they also added new ingredients to Indian culture and enriched it immensely. अपने आप को इन्होंने ढाल लिया हिंदुस्तान के परंपरा में, हिंदुस्तान के पूरे कल्चर में। याद है ना, नाम के साथ साथ गॉड्स का अपनाना, सिक्कों पर फिर हिंदुस्तानी देवी देवता की तस्वीर होना, है ना। अब इनकी खुद की स्क्रिप्ट तो थी नहीं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है इनकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं थी? जल्दी बताओ, किसकी खुद की स्क्रिप्ट नहीं होती कभी दुनिया में? ट्राइबल्स की। आप क्या कह रहे हो श्रेया? हाँ, वही मतलब नोमैडिक लोगों की, ट्राइबल लोगों की। जिंगल वाला हु करने से फुर्सत मिलेगी तब तो। और बात और बोली में तो कोई श्रेया जैसे टेंशन ही नहीं है कुछ तो, है ना। जैसे अभी तक तो अभी तक तो तलवारें वगैरह ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तो पता ही ना आप उनकी बोली। गौरव, कौन सी भाषा बोलते थे ये? अरे हंस रहे हो श्रेया, कौन सी भाषा बोलते थे ये? बोल 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 के दिखाइए कोई। ठीक है, आवाज़ें निकालते थे। चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा ना आपने, वैसी आवाज़ें। तो सिंस दे डिड नॉट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट, रिटन लैंग्वेज और एनी अदर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, दे अडॉप्टेड दीज कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर फ्रॉम इंडिया। तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू स्टेट दैट इन नो अदर पीरियड ऑफ एशियन हिस्ट्री वर फॉरनर्स एसिमिलेटेड इन इंडियन सोसाइटी ऑन सच अ लार्ज स्केल। नहीं हुए क्या? बिल्कुल नहीं हुए। आप पोर्चुगीज को ही देख लो, खुश थे लोग। कैलीकट का रूलर जामोरिन इरिटेट नहीं हो गया था बाद में पोर्चुगीज के आगमन से? जब ये चर्च बना रहे थे, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया धर्म को क्या, क्रिश्चियनिटी को? बताओ। अरब ट्रेडर से लोग खुश थे, मुगल से लोग खुश थे, दिल्ली सल्तनत वालों से खुश थे। लेकिन भारत के लोगों ने इस जमाने में इन फॉरेनर्स को अपनाया। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो सिंस मोस्ट ऑफ देम केम एज कॉन्करर्स, दे वर एब्जॉर्ब्ड एज क्षत्रियास। मतलब इनको जो जगह दी गई हमारे समाज में, वर्ण सिस्टम में, कहाँ जगह दी गई? क्षत्रिय। देख रहे हो, शुरू में एसिमिलेशन नहीं है, अब जाकर है एसिमिलेशन। अभी तक पूरे चैप्टर में आपने सुना इनको कि क्षत्रिय का दर्जा मिला था? सबको भी नहीं मिला था। पता है किस किस को मिला था? जो कि नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप से होते होते क्या बन गए थे? राजन।
तो वैसे तो बोलने को किसी को भी बोल दिया जाता था, लेकिन आप मुझे बैक्ट्रियंस, स्काइथियंस, पार्थियंस और कुशान, अगर मैं इनमें से चुनने को कहूँ तो बताओ क्षत्रियस कौन होंगे? भारत के लोगों ने किन वर्ण सिस्टम में इनको किसको इनकॉर्पोरेट करा होगा प्रॉपर तरीके से? कुशान। याद है ना, राजन स्टेटस तक मतलब वो गए थे समाज में, अपना ओहदा इतना, अपना वर्चस्व इतना बनाया था। कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ में? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इस ज़माने में नहीं, वो आगे अभी होगा, वो सातवांश के टाइम से शुरू हो जाएगा। तो इवन इन मनुस्मृति, शाकास एंड पार्थियंस दे आर डिस्क्राइब्ड बाय मनु एज वृत्य क्षत्रिय, यानी कि सेकेंड क्लास क्षत्रिय। सेकेंड क्लास क्यों? बिकॉज देवर फॉरेन कॉन्करर्स, और जो भी कोई पर्सन कॉन्करर होता है वो वर्ण सिस्टम में कैसा देखा जाता है? क्षत्रिय। अब बाहर से आए तो वृत्य क्षत्रिय, सेकेंड क्लास क्षत्रिय। हु हैड डेविएटेड फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ सेक्रीफिशियल रिचुअल्स एंड दस फॉलन इन द स्टेटस, यानी कि वॉरियर्स हैं, इस वजह से क्षत्रिय हैं। सेकेंड क्लास क्यों है? बिकॉज सेक्रीफिशियल रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करते हैं, जो कि क्षत्रियों की पहचान होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा था श्रेया, ये अभी मयूर जो आप ये कह रहे थे कि हिरण्यगर्भ और ये वाली जो प्रक्रिया है, अगर ये करते होते तो प्रॉपर क्षत्रिय होते। ये अभी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? मतलब चीज़ों को समझना है बहुत ज़रूरी है। मैं ये छोटी छोटी बातें दिक्कत पैदा कर सकती है, मान लिया। The rulers not only adopted the Indian societal norms but also adopted the popular religions of that time. For instance, हमने देखा भी था, some of them converted to Vaishnavism, the worship of Vishnu, as in the case of Greek ambassador Heliodorus, who set up a pillar in the honor of Vasudev. वासुदेव किसको बोला जा रहा है यहाँ पर? भगवत कृष्ण जी, और उनकी सवारी विष्णु जी की गरुण। Few other adopted Buddhism, as in the case of Greek ruler Menander, who became a Buddhist. Similarly, Kushan rulers worship both Shiva and Buddha, and the images of these two appeared on the Kushan coins. है ना? शिवा की प्रॉपर इमेज तो नहीं है, लेकिन सिंबल्स है ना, नंदी और त्रिशूल, जबकि बुद्धा प्रॉपर है। ये कौन है? ये और ये किसका सिंबल? बुल, और ये ट्राइडेंट शिव जी का। ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये ओम देख लो। अब देखो एक यूनिक चीज़ जो कि बुद्धिज्म जैनिज्म चैप्टर में हमें बताई जानी चाहिए थी, लेकिन हमसे छुपा ली गई वो। The origin of Mayan Buddhism, it owes a lot to the Central Asian influence. पता है क्यों? यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप आकर बुद्धिज्म जैसे रिलीजन को अपना रहा है। इन्होंने क्या बोला? हमें टीचिंग समझ में नहीं आती, अगर हम किसी को दिल से मान रहे हैं, हमारे देवता देवी जिनकी बातों का असर हमारे ऊपर हो रहा है, तो हम उनको मूर्ति में ही पूजना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जैसा बता रहे हो हम बुद्धा की बातों को समझ पा रहे हैं, लेकिन उनकी बातें हमारे जीवन में जो असर ला रही है, हम रोज़ उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अब वो हम मेडिटेशन करके नहीं बोल सकते, हमें प्रॉपर उनकी मूर्ति और इमेज चाहिए। अब समझ गए ये महायान बुद्धिज्म कैसे बर्थ लेता है? तो बड़े सारे मंक्स को ये लगा कि ये सही तो कह रहे हैं। अगर ये दिक्कत इनको आ गई है कि ये बुद्धा की टीचिंग से रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये बुद्धा की इमेज को वर्शिप करना चाहते हैं, तो आगे जैसे जैसे समय बीतता चलेगा तो बुद्धा के बारे में लोग तो भूल जाएंगे, सिर्फ उनकी टीचिंग्स को याद कैसे रखेंगे? आप समझ गए वो श्रेया वो वाली लड़ाई, थेरावाड़ा और ये महायान। हाँ वही हीनायान महायान।
The monks and nuns could not afford to lose the cash donations from the growing body of traders and artisans, and thus now started accepting gold and silver, took to non-vegetarian food, and wore elaborate robes. देख रहे हो? took to non-vegetarian food also. कौन से मंक्स एंड नन्स की बात हो रही है? बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स की बात हो रही है. और पैसा भी इन्होंने लेना शुरू कर दिया. यहाँ क्या लिखा हुआ है? दे कुड नॉट अफोर्ड टू लूज द कैश डोनेशंस एंड दस नाउ स्टार्टेड एक्सेप्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, टुक टू नॉन वेजिटेरियन फूड. तो अब वो मंक्स एंड नन्स रहे कि नहीं रहे नॉन वेज फूड खाकर? बुद्धा ने क्या बोला था श्रेया, बताओ इन सबको? वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म के ऊपर बुद्धा साइलेंट रहे थे, है ना? पढ़ा था ना श्रेया हमने कि अगर जैसे वो मोनेस्ट्री में अगर कभी नॉनवेज अगर मिल जाता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं थी. और याद है ना, मैंने आपको बताया था एक वो औरत आई थी बुद्धा के पास मयूर, वो चावल का कटोरा लेकर, तो उस पर भी डिबेट चलती कि बुद्धा ने भी शायद से नॉनवेज खाया था एक बारी. लेकिन 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 ये जो कैश डोनेशंस हैं अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या है? इनका पाप. और इनको कब कबूलना पड़ेगा? कौन से सीजन के बाद? कौन से दिनों के बाद? बारिश के दिनों के बाद, सावन के बाद, है ना? और ये चीज गलत है ना, इनको निकाला जा सकता है ना इसके लिए रूल्स के अकॉर्डिंग. वेरी गुड. तो दे वोर इलेबोरेट रोब्स एज सब्सटेंशिएटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इन द मोनेस्टिक एरिया ऑफ नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश. ये जगह का नाम है. जैसे वो है ना कर्नाटका में जगह श्रवण बेलगोला, ऐसी ये है नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर. हाँ आश में क्या कह रहे हो? हाँ हार्म नहीं करना, लेकिन ये मार के थोड़ी ना खा रहे हैं, बस मिल रहा है. टोक टू नॉन वेजिटेरियन फूड मतलब अगर मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर लेते थे. पता है क्या मैं ऐसा क्यों था? मैं बताता हूँ. ये पूरे का पूरा इंडिया का जमाना कैसा है? कौन है सारे यहाँ पर रूलर्स? कौन है? वेशभूषा कोई भी पहन लेने से औकात थोड़ी ना बदल जाती इंसान की, है ना? मयूर आप तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो. कुछ ऐसे लोग हैं, है ना, वो महीने के 5-5, 10-10 लाख रुपए भी कमाए, लेकिन औकात तो वही है ना उनकी. दिहाड़ी निकलवा दो. तो वेशभूषा बदलने से इंसान की फितरत थोड़ी ना बदल जाएगी. हाँ पहले मुझे बताओ, हिंदुस्तान की पूरी धरती पर कौन है अभी? ट्राइबल लोग. उनका परंपरागत अनुसार खाना कैसा? हमेशा से नॉन वेजिटेरियन फूड. अगर ये सपोर्ट करेंगे, अब तो ये प्रोमिनेंस में है ना, अमीर हैं ट्राइबल लोग भी, ये वाले राजा बन रहे हैं, एम्पायर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, रीजन्स के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं. बुद्धिस्ट मंक्स को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर बुद्धिज्म को खुद अडॉप्ट कर रहे हैं, तो क्या देंगे खाने में बदले में? बताओ. और राजा जैसे ही होता है तो आसपास के लोग भी फिर वही रिलीजन, वही फूड कल्चर अपना लेते हैं कि नहीं अपना लेते हैं? बताओ जैद, कुणाल, श्रेया. मौर्य, ये मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर हिंदुस्तान में ज्यादातर आबादी कैसी देखने को मिलती थी? और जो हिंदू थे भी वो किस में कन्वर्ट होना चाह रहे थे कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए? इस्लाम में. ऐसा होगा ना कि राजा जो होगा अगर आप उसी के साथ पैरेलली चलोगे तभी तो आप सुखी रहोगे. नहीं, आप अपने एरिया के एमपी से ऑपोजिशन पार्टी के एमपी की तारीफ करते जा रहे हो. वो वोट मांगने आया, आप कह रहे हो उससे हम तो तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम तो उसी को देंगे, हमने तो सोच रखा है. और जितने लोग हमें मिल रहे हैं हम तो उसको बताते जा रहे हो उन्हीं को वोट करना. वो करेगा आपका कोई भी काम कभी? इस वजह से आशिमा समझ गए ये नॉन वेजिटेरियन फूड को क्यों अडॉप्ट करना पड़ा मंक्स को. क्योंकि लोग खाने वाले भी ऐसे बन गए थे, फिर आबादी इनकी भी तो बढ़ रही थी, और फिर दान पुण्य जो हो रहा था वो यहीं से हो रहा था. आबादी इनकी भी तो बढ़ रही थी. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये नोमैडिक ट्राइबल्स की, मतलब ये स्काइथियंस, पार्थियंस, बैक्ट्रियंस. कुषाण राजा कौन थे बताओ?
ट्राइब थे ना, इसलिए दे टुक टू नॉन वेजिटेरियन फूड। समझ में आया वाला पॉइंट की फिर से समझो, जल्दी बताओ। हाँ बोलते भी तो घंटा समझा रहा था मैं, ठीक है। द डिसिप्लिन्ड लाइफ ऑफ द संघ, इट वॉज ऑल्सो डेजर्टेड बाई अ फ्यू टू रिज्यूम देयर हाउस होल्डर्स लाइफ। देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, उथल पुथल हो रही है दोबारा। बुद्धिस्ट मंक्स जो इतने बढ़िया थे, अशोका जो इतनी बढ़िया लेगेसी छोड़कर गया था, और याद है श्रेय हमने पढ़ा तो था इसको उस चैप्टर के अंदर, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। याद नहीं है कि बड़े सारे मंक्स ने पैसा लेना शुरू कर दिया था, दे टुक टू नॉन वेजिटेरियनिज्म, वापस से अपनी पारिवारिक जीवन बिताने लग गए थे। यही है वो टाइम जो मैं आपको बता रहा था कि आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस कराऊंगा। और उसके बाद बुद्धिज्म इंडिया से गायब होकर, मतलब थोड़ा बहुत उसकी झलक रही है, लेकिन ज़्यादातर कोर रिलीजन बन गया दूसरी कंट्रीज का। तो डिसिप्लिन लाइफ ऑफ संघ वॉज ऑल्सो डेजर्टेड बाई अ फ्यू टू रिज्यूम देयर हाउस होल्डर्स लाइफ, एंड अर्लियर द थिंग्स एसोसिएटेड विद बुद्धा, जिनको वर्शिप करा जाता था एज ए सिंबल्स, दे वर रिप्लेस विद हिज इमेजेस। और ये कौन करवा रहा है सब कुछ? कौन करवा रहा है? हाँ नहीं, कुशानुलू तो करवा रहे, लेकिन नया ग्रुप कौन सा, नया स्कूल कौन सा? महायान बुद्धिज्म। दिस न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म which respected, venerated, worshipped the images of bodhisattvas, they came to be known as Mahayan Buddhism। आपको पता नहीं है, बुद्धा की मूर्ति को या इमेजेस को फॉलो कम थोड़ा सा करके ज़्यादातर बोधिसत्वास की पूजा करना। एंड कनिष्क वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी। इसके साथ साथ इसने बड़े सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करवाया था इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। और एक स्तूपा कहाँ पर है? कहाँ पर है एक स्तूपा? पाकिस्तान में, पेशावर। तो इस ज़माने के अंदर अब जो हीनायान महायान के अंदर जो प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, और एक बुद्धिस्ट डिबेट जो पूरी की पूरी चलेगी, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसी के साथ में आपको गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट करवाते हुए बोधिसत्वास की इमेजेस, महायान बुद्धिज्म, ये सब कुछ मैं पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद सातवाहन रूल स्टार्ट हो जाता है। फिर एंड में जाते जाते आपका पैरेलली जो दक्षिण भारत में चलता है वो चलता है आपका संगम लिटरेचर। फिर आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद स्टार्ट होता है एरा ऑफ गुप्तास। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।